हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं एटम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया गया है यहाँ पे। और अगर आप इस सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो बाबू, ये है हमारा चैप्टर 11 और इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, है ना। और ये बेसिक तौर पर ना तैयार किया गया उन बच्चों के लिए जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, है ना। देख लो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किसने किया भाई, है ना। हु मेजर्ड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देख लीजिए मापन के बारे में ना, देखो इलेक्ट्रॉन की जहाँ खोज का बात है तो खोज जे थॉमसन ने किया था, है ना। और जब मापन का बात आता है ना, तो इसमें आपका नाम है मिल्कियन, है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मिल्कियन हो जाएगा। देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। सेकेंड क्वेश्चन में है कि कैथोड किरण का खोज कौन किया था, है ना। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज का डिस्कवरी कौन किया? तो इसमें नाम आता है विलियम क्रुक्स का, है ना। विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज का खोज किया था। और देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है ना बाबू, एक्स किरण का खोज कौन किया था, है ना। एक्स किरण, है ना। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज का बात जब आता है तो एक्स किरण का खोज किया था रॉन्टजेन ने किया था, है ना। ये सब क्वेश्चन मतलब बोर्ड में कभी कभी पूछ देते हैं, है ना, और बहुत बार पूछा भी है। इस तरह से इसको लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बाबू, है ना। देख लो प्लैंक नियतांक का सूत्र क्या होता है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला पूछ रहा है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ना, तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए। हम देख लो, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है एच न्यू, क्लियर। अगर एच यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा ई बाई न्यू, है ना। और ई का जो डायमेंशन होगा ना ml2 T-2, और बाई में न्यू का डायमेंशन हो जाएगा T-1, बिकॉज न्यू ना फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू आवृत्ति है, क्लियर। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा कितना, ml2T-2+1, है ना। देख लीजिए ये आपका ना, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, नीचे वाला -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ml2T-1। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। बी यहाँ पे सही आंसर है ना। देख लीजिएगा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। प्लैंक स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है ना, प्लैंक स्थिरांक का मान कितना होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है ना -34, है ना। 6.63 इंटू -34 जूल सेकेंड, क्लियर। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकेंड, और ये उसका हो जाएगा वैल्यू, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देख लो। देख लो, और निम्नलिखित में से किसकी विमाएं प्लैंक नियतांक के समान होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम डायमेंशन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। देखो अगर तुम डायमेंशन निकालोगे ना, तो देखो ये जो ऑप्शन है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना आप, जब डायमेंशन इसका पुट कीजिएगा तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 7 नंबर क्या करा भाई यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार। कह रहा है कि फोटोन का संवेग क्या होता है ना, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्लियर। देख लो फोटोन का जो संवेग होता है ना, P इज इक्वल टू भाई, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा होता है, क्लियर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का बाबू, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देख लो। फोटोन का ऊर्जा क्या होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। देख लो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, क्लियर। और लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, है कि नहीं, एच सी बाई लैम्डा। देख लो भाई, तो एच न्यू कौन है, आप देख लो यहाँ पर ऑप्शन दोनों में कोई भी मिल सकता है, तो ये हो जाएगा एच न्यू, है ना। एच न्यू इज द करेक्ट आंसर। 8 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे बाबू। 9 में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा क्या है ना। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स विथ वेवलेंथ लैम्डा। अगर लैम्डा वेवलेंथ रहेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो एक बार। दिए गए किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम है ना। विच ऑफ द गिवन मेटल्स है जो मिनिमम वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किसका न्यूनतम है ना।
किसका सबसे कम होता है भाई? तो इस ऑप्शन में ना सोडियम होगा आंसर, है ना। सोडियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें सोडियम आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देख लो 11 नंबर क्या करा भाई। तो 11 नंबर क्या करा भाई, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होती है जिसके कार्य फलन एस बाई लैम्डा नॉट है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होने के लिए कौन सी शर्त सही है ना। यानी देख लो, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ए मेटल कुछ वर्क फंक्शन एस बाई लैम्डा नॉट। क्लियर। और विच कंडीशन इज ट्रू फॉर लाइट टू बी क्रिटिक सॉरी इलेक्ट्रिकल इमिशन। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो भाई, क्या कर रहा है कि क्या कर रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा समझना है यहाँ पे, है कि नहीं। चलेगा, हाँ देख लो। तो यहाँ पे जब कह रहा है कार्य फलन जो है बात, यहाँ एस सी बाई लेमडा नॉट हो गया ना। देख लो यहाँ पे जो लेमडा नॉट है ना, देख लो लेमडा जो आपका लेमडा नॉट है वो लेमडा से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर। देख लो ये है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है कि नहीं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या, दहली तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना वो वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है सुन लो, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है सुनोगे। किसी धातु का जो कार्य फलन है ना 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, है ना। ध्यान दो यहाँ पे आपका जो है ना कार्य फलन पता है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। देख लो थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं। देख लो भाई फाई नॉट का जो वैल्यू है ना 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाबू, और इसको हम चेंज कर सकते हैं 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर चेंज करना है ना तो ये हमको इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल से, है कि नहीं। आप देख लो हमको पूछ रहा है दहली तरंगदैर्घ्य, है ना। दहली तरंगदैर्घ्य को डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। सिंस फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर। पाई नॉट कितना हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। बिकॉज देख लो, बिकॉज आप एक फार्मूला पढ़े होगे ई बराबर एच सी बाई लैम्डा होता है ना। और यहाँ पे जो कार्य फलन है यानी वर्क फंक्शन जो है बाबू, तो वर्क फंक्शन भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। एक मिनिमम एनर्जी है ना। और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से पुल्ड आउट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है और ये भी एक एनर्जी है। तो फाई का जो फॉर्मूला होगा ना एस सी बाई लैम्डा, अगर फाई नॉट का बात करेंगे हम लोग, अगर मान लो कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या, दहली तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। हमको निकालना है वेवलेंथ, लैम्डा नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एच सी बाई फाई नॉट। क्लियर। एच का वैल्यू हमको पता है भाई, प्लैंक्स ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू सबको पता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। क्लियर। और बाई फाई नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, है ना। कितना है भाई, 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पे ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अगर सॉल्व करोगे ना डायरेक्टली तो बिल्कुल वही आंसर आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देख लो इसका जो आंसर आ रहा है ना, इसका आंसर आपको आ जाएगा, देखिएगा ध्यान दो भाई, 4433 एंगस्ट्रम के फॉर्म में आएगा, है ना। देख लो 4433 एंगस्ट्रम, है ना, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। जब तुम सॉल्यूशन करोगे ना तो 10 टू द पावर माइनस 10 के टर्म में आएगा। आपको पता है यहाँ पर देख लो एक चीज यूज करेंगे हम लोग, एक एंगस्ट्रम है ना -10 मीटर होता है। क्लियर। तो लास्ट में अगर देख लो मान लो कि 443 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 के फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको देख सकते हो और बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता भी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 13 क्वेश्चन देख लो एक बार, ध्यान दो। कह रहा है किसी धातु के कार्य फलन फाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ई में संबंध क्या है ना। द वर्क फंक्शन फाई ऑफ ए मेटल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट
एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देख लो यहाँ पर हमने एक थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें क्या बताया गया था बाबू, कि जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, क्लियर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप देख लो, और अगर कोई इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ता है ना, फोटोन का, ठीक है, तो भाई अब जो सुनो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो उसमें पाई एनर्जी खत्म होता है, ठीक है, देख लो पाई एनर्जी निकलने में यहाँ पर लॉस हो जाता है, और बाकी जो एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर ई मान लिया गया, देख लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का नाम ई दे दिया है, ठीक है, ध्यान दो भाई। अब बताओ जो एनर्जी यहाँ पर फॉल किया, सॉरी जो फोटोन यहाँ पर फॉल किया, है ना, तो इंसिडेंट फोटोन कहलाता है, ठीक है, आपतित फोटोन, है कि नहीं। तो इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी होता है ना ये हो जाता है एच न्यू, क्लियर। आप देख लो भाई, तो एच न्यू मान लो टोटल, सुनो मेटल को ना पूरा एनर्जी कितना मिला, एच न्यू मिला, एच न्यू है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है कि नहीं। अब देख लो, अब एच न्यू में से ना फाई खर्च कर दिया, अब बाकी जो एनर्जी बचा ना वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बाबू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू, इसी को हम लोग ई मान लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई अब ई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, देख लो ई बराबर कितना आ गया, देख लो ई बराबर आ गया एच न्यू माइनस फाई, है ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देख लो इसमें यही कंसेप्ट था ना कि अगर कोई मेटल है भाई, अगर कोई धातु है, ठीक है, और मेटल पे अगर कोई फोटोन इंसिडेंट करता है तो उसका एनर्जी एच न्यू होता है, और एच न्यू टोटल एनर्जी यहाँ पर सुन लो, जैसे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ना तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई उसको निकलने के लिए फाई एनर्जी चाहिए, और इसी फाई को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, क्लियर, कार्य फलन कहते हैं इसको, है ना। तो टोटल एच न्यू में से फाई यहाँ पे लॉस कर दिया, और बचा कितना भाई, तो जितना बचा वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। 14 क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है ना, देख लो। कहता है कि यदि नीले के लिए, सुनो, नीले रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा E1 है ना, और पीले रंग के लिए फोटोन का ऊर्जा E2 है बाबू। इफ द एनर्जी ऑफ द ब्लू फोटोन इज E1 एंड येलो फोटोन इज E2 देन एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट इज, क्लियर। देख लो इसको, सुनो, इसको समझने के लिए ना हमको एक समझना पड़ेगा, तुम पढ़ा होगा विवग्योर, ठीक है, विवग्योर लाइट का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब विवग्योर लाइट में क्या होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लैम्डा इंक्रीज करता है, क्लियर, लैम्डा बढ़ते जाता है कि नहीं। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा जो लैम्डा हो गया ना बाबू, अगर बात देखो दो कलर का बात हो रहा है, ठीक है। अब पहला कलर ब्लू है बाबू और दूसरा कलर येलो है। अब सुनो, अब ज्यादा जो लैम्डा का वैल्यू होगा, जो वेवलेंथ का वैल्यू होगा ज्यादा, तो लैम्डा जो है ना, लैम्डा जो बाई का होगा ग्रेटर देन हो जाएगा लैम्डा ब्लू। यही दोनों के तो बीच बात हो रहा है, येलो और ब्लू के बीच, यानी सुनो ब्लू का जो वेवलेंथ है ना लेस होता है येलो के वेवलेंथ, क्लियर। एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एच बाई लैम्डा, है कि नहीं। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एच बाई लैम्डा, क्लियर। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ई जो है ना एनर्जी जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तुम बताओ, अब ज्यादा लैम्डा किसका है, येलो का, तो येलो का लैम्डा ज्यादा है बाबू, इसका मतलब है कि येलो का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। अब देख लो, और येलो के एनर्जी को E2 मान लिया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे E1 ग्रेटर देन E2, देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो पहले, है ना। विवग्योर लाइट में जब V से R के पास जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करता है, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि येलो का ज्यादा लैम्डा होगा, ब्लू का कम होगा, क्लियर। और यहाँ पर देख लो एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे SC बाय लैम्डा, क्लियर। अब SC सुनो, लैम्डा जो है ना, लैम्डा जिसका कम होगा उसका एनर्जी होगा ज्यादा, और लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी होगा कम, है कि नहीं। अब लैम्डा ज्यादा है येलो का, तो येलो का एनर्जी कम हो जाएगा, है ना। और येलो के लिए जो एनर्जी हम लोग E2 मान लिया, देख लो येलो का एनर्जी E2 है, तो E2 का वैल्यू कम होगा E1 से, है ना। सो देख लो भाई आंसर कौन होगा हमारा, तो सी इज द राइट आंसर,
E1 ग्रेटर देन E2, है ना। कहीं कहीं आंसर दिया रहता है E2 ग्रेटर देन E1, बट वो आंसर सही नहीं है, ये आंसर यही सही है ना, E1 ग्रेटर देन E2, क्लियर, ये एकदम राइट आंसर है, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, सुन लो। और किसी विकिरण के एक क्वांटम की जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है ना, फिर क्वांटम ऑफ रेडिएशन है सर्टेन एनर्जी, है ना। तो निश्चित ऊर्जा जिसमें होता है उसका नाम है फोटोन, है ना। फोटोन एक ऐसा रेडिएशन है जिसका एक फिक्स एनर्जी होता है, उस एनर्जी का वैल्यू है एससी बाय लैम्डा, क्लियर। अब देख लो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 16 क्वेश्चन में क्या करा ना, सुन लो भाई। प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को कहते हैं ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के मैक्सिमम वैल्यू को ना हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है, संतृप्त धारा बोलते हैं, है नहीं। तो ये आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 17 में है बाबू, देख लो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन की रैखिक संवेग क्या होगा, है ना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स विद 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, है ना। देख लो यहाँ पर क्या रहा, देखो यहाँ पर ना, देखो कुछ क्वेश्चन में डाटा पता नहीं चलता है, ठीक है। तो डाटा को फाइंड करने के लिए ना हम एक चीज ट्रिक अप्लाई करते हैं कि क्या दिया हुआ है उसमें, है ना। तो आप उसके यूनिट से पकड़ सकते हो कि वो क्या दिया हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है कि नहीं, क्लियर। तो भाई एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब चेंज करोगे ना तो 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज मेगा है बाबू, मेगा। मेगा को हम लोग 10⁶ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिली को करते हैं -3 से, मेगा को 6 से करते हैं, है कि नहीं। देख लो मिली और मेगा में फर्क होता है, देख लो मिली मतलब स्मॉल एम और मेगा कैपिटल को बोलते हैं, देख लो ये मिली और मेगा में फर्क है, क्लियर। आप देख लो। तो अब कह रहा है ना कि इसका संवेग क्या होगा, है ना। संवेग के लिए फॉर्मूला होता है P = E/c। अब ये E/c कहाँ से आया, अब पढ़े होंगे, P बराबर होता है Hc बाय लैम्डा। अगर इसमें C से मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड कर दो, ठीक है, सॉरी P का H बाय लैम्डा होता है ना, P बराबर H बाय लैम्डा होता है फॉर्मूला, क्लियर। अगर हम यहाँ पे C से डिवाइड करके C से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, है कि नहीं। अब ये जो देख रहे हो ना Hc बाय लैम्डा, इसी को हम लोग E बोलते हैं बाबू, ठीक है, ये हो गया C। तो सुनो मोमेंटम का डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला E/c, क्लियर। और E का वैल्यू देखो ऊपर में पता है 3 इंटू 10⁶ और बाई C का वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ सबको पता होगा, है कि नहीं। यूनिट का बाद में बात कर लेंगे, यूनिट तो भाई सबको पता ही होगा, यूनिट क्या यूज करेंगे हम लोग, है कि नहीं। अब देख लो, देख लो भाई, देखो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्लियर। देख लो, तो जब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बचे कितना 10⁶ ऊपर में और नीचे में 8 है भाई, है ना। तो यहाँ से देखो कट कर देंगे तो 2 पावर बचेगा, क्लियर। तो 1/100 इसको कर सकते हैं हम लोग। और देख लो यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, यूनिट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड मीटर इनवर्स, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं कितना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड मीटर इनवर्स। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, इसका ए सही आंसर है ना। देख लो जो भी आंसर यहाँ बताया जा रहा है ना वो एकदम फाइनल आंसर होगा, है ना। आप इस पे एकदम 110% बिलीव कर सकते हो, ठीक है। और जहां तहां से आंसर देने से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ से आंसर मिलाइए, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ, है ना, प्रूफ के साथ यहाँ पर आंसर दिया जाता है, क्लियर। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ना, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है ना। तो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। चलिए 4 ऑप्शन है और बताना है भाई इसमें किस पर निर्भर नहीं करता है, बताओ प्रकाश विद्युत धारा जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, आंसर देख लो इसका, है ना, है ना। अगर कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बाबू, ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लो ये दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बाकी पे करेगा बट 2 चीज पे नहीं करेगा, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। तो देख लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है डी में, है ना, तो डी ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 19 क्वेश्चन में आते हैं बाबू। और 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसमें, देख लो। कह रहा है ना कि सीजियम का कार्य फलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिल्ली आवृत्ति क्या होगा, है ना। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, देख लो। और फाई नॉट यहाँ पे पता है मुझे, ठीक है, फाई नॉट कितना है बाबू, और 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इसको चेंज कर दो, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब बात करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यही वैल्यू होता है, ठीक है। आप देख लो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फाई नॉट का वैल्यू इतना आ गया है कि नहीं, और हमको पूछ रहा है लैम्डा नॉट प्रभाव। सिंस फार्मूला होता है बाबू फाई नॉट का एच बाई लैम्डा नॉट, है ना, बिकॉज फार्मूला होता है एनर्जी का एच बाई लैम्डा। तो आपका ये देख लो, ये वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी है, ये एक मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। इसी एनर्जी से ना इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर निकलते हैं। तो जो फार्मूला एनर्जी का हम लोग अप्लाई करेंगे वो वर्क फंक्शन का भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर लैम्डा नॉट का बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, एच सी बाई फाई नॉट। क्लियर। और एच का वैल्यू देखो पता है मुझे, एच का वैल्यू सबको पता होगा, देख लो एच का वैल्यू इतना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, और भाई सी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है कि नहीं। और बाई में अगर हम पुट करेंगे फाई नॉट का वैल्यू, देखो फाई नॉट दिया हुआ है, और 2.14 इंटू कितना, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है कि नहीं। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, जब इसको तुम सॉल्यूशन करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट। क्लियर। तो इसका आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। देख लो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। देख लो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है ना कि क्वेश्चन छोटे रहते हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट प्लस फार्मूला, है ना, प्लस कैलकुलेशन, दो तीन चीज अगर है तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा पढ़ा हुआ है ना। आप सबसे पहले जब भी तुम क्वेश्चन बनाते हो ना, जैसे मान लो अभी हम एटम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि एटम के जो चैप्टर है उसको ढंग से पहले पढ़ लीजिए, है कि नहीं। आप जैसे ही चैप्टर को जब पूरा पढ़ लोगे ना, उसका फार्मूला को रिमेम्बर कर लो, उसमें जो भी उसके अंदर है बातें सारी, उसको आप दिमाग में रखिए, और उसके बाद डाटा पूरा याद कर लीजिए, एच का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर आप ये सब बेसिक चीज नहीं जानोगे ना, तो फिर न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाओगे, है कि नहीं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देख लो ध्यान दो। और कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट क्या होगा, है ना, किसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। देखो नाम से लग रहा है कि वोल्ट है, वोल्ट है तो मतलब पोटेंशियल का होगा, विभव का होगा, बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है बाबू, सुन लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मॉडर्न यूनिट ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। एनर्जी को हम लोग इसी से, सॉरी, एनर्जी को इसी से मापते हैं, लेकिन ये मॉडर्न यूनिट है ना। पुराने जमाने में बहुत सारे यूनिट था, जूल था, कैलोरी था, है ना, आपका अर्ग भी था। लेकिन जो मॉडर्न यूनिट है हम लोग का, ये एनर्जी का कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। चलिए 21 क्वेश्चन क्या करा भाई, देख लो भाई 21 में, यदि फोटोन का संवेग p हो तो फोटोन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इफ द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो भाई सुनो, p बराबर फार्मूला होता है h बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाई पी। क्लियर। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। लैम्डा का भाई फार्मूला क्या होगा, h बाई पी हो जाएगा, ठीक नहीं। 22 में आ जाओ भाई, 22 क्या कह रहा है सुनो। कह रहा है ना कि प्रकाश विद्युत धारा, है ना, इनमें से किसके समानुपाती होता है, ठीक है। द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ दिस, है ना, चार ऑप्शन है, और कह रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है। क्लियर भाई, देख लो ध्यान दो, सुनोगे, है ना। 22 नंबर का बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देख लो भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, प्रकाश विद्युत धारा जो है तीव्रता के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है।
हाँ, इस ऑप्शन में ना तीव्रता होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा जो है तीव्रता पर डिपेंड करता है ना। देख लो, विकिरण की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है कि नहीं, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए 23 में आता है बाबू, और 23 में क्या कर भाई, एक देख लो, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि नहीं। और कह रहा है कि जब धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन गिरते हैं, है कि नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी वो क्या होगा, है ना। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन ए मेटल प्लेट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, क्लियर। देख लो ध्यान दो, जैसे आपको पता है कि मान लो कि ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है कि नहीं, और यहाँ पर जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है ना, उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, आप देख लो। सुनो, बाकी जो फोटोन यहाँ से निकल रहा है ना, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है भाई, के मैक्स का वैल्यू कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। देख लो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, है कि नहीं, कि भाई देख लो, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 फॉल ऑन द मेटल प्लेट, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन मेटल प्लेट पे आपका फॉल किया, वहां पर पड़ा, ठीक है। और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, क्लियर है। अब देख लो, तो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, है ना, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है भाई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, सुन लो। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ना, कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरह का नेगेटिव पोटेंशियल है कि नहीं। और वो जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, जो देखो जितना, सुनो, जितना यहाँ पे एनर्जी आपका निकल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, क्लियर। हम लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, जो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है ना, तो उसको मैक्सिमम से स्टॉप करने के लिए जितना हमको चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, सुन लो, वो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना होगा, 4 वोल्ट, क्लियर, क्लियर भाई। देख लो, नेक्स्ट में आते हैं 24 क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 24 क्या कह रहा है, सुनो। और 24 में क्या कर बाबू, देखो 24 में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 6 यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया है कि नहीं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, कि एक प्रकाश सुग्राही धातु फाई बराबर 2 पॉइंट, देख लो ये फाई है, ठीक है। हाँ, ये फाई जो दिया हुआ है ना, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। फाई 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है भाई। और अधिकतम गति ऊर्जा दिया हुआ 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। देख लो, जैसे मान लो कि एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे देख लो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है। और मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, क्लियर। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। सॉरी, हमको इसका एनर्जी नहीं पता है, ठीक है। ये एनर्जी मान लेते हैं ई एनर्जी इसका है ना। अब इसी को तो हमको फाइंड करना है, देख लो ये है पाई आपका, ठीक है। अब जब सुनो, जब एनर्जी यहाँ पे पड़ रहा है भाई, तो ये तो मेटल है, और इलेक्ट्रॉन तो मेटल के अंदर होते हैं, है कि नहीं। अब मेटल को यहाँ, सुनो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल्ड आउट होने के लिए, मेटल से बाहर निकलने के लिए, और मान लेते हैं कि फाई एनर्जी का जरूरत पड़ा, क्लियर। या तो फाई नॉट का जरूरत पड़ा, है ना, इसको फाई नॉट भी मान सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो, बाकी जो एनर्जी बचेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ई का वैल्यू निकालना है बाबू, और देख लो जो फाई का वैल्यू जो दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर जो फाई नॉट दिया हुआ, या फाई ही मान लिया इसको, ठीक है। इसको फाई मानते हम लोग, जो फाई का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 0.9, देख लो ये 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं, क्लियर है। और हम क्या पढ़े हैं भाई, फार्मूला क्या होता है, आपका जो आइंस्टीन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या सेट करते हैं,
E माइनस फाई इज इक्वल टू के मैक्स। ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग। जितना एनर्जी, सुनो, जितना एनर्जी फोटोन का होता है यहाँ पे, जितना फोटोन इंसिडेंट करता है, जितना फोटोन यहाँ पे पड़ा, उसका तो अपना एनर्जी ई है, ठीक है। और पाई एनर्जी खत्म कर दिया बाहर निकलने में, तो माइनस पाई करेंगे हम लोग, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे बाबू सुन लो, ई निकालना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, के मैक्स प्लस पाई, है ना। तो जब यहाँ से ई तुम निकालोगे तो के मैक्स का वैल्यू कितना है बाबू, के मैक्स दिया हुआ है कितना देख लो, 0.9, है ना, 0.9 हो जाएगा, प्लस पाई कितना है 2.1। 0.9 में 2.1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। और ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सारे सारे बोर्ड के लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा बेहतर तरीका से तो बोर्ड का एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना, जो एग्जाम बोर्ड में पूछता है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना वो मेरे किताब से लिया गया है, जो मैंने किताब बनाया है, जो मेरा बुक्स है, उसी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, उसी का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो बस आप लोग खाली इसको मिला लीजिए, कोई ढंग से बनाइए इसको, है ना। और बाकी एग्जाम्स में लगभग इस तरह क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। 25 में क्या कर रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा दिया हुआ 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है नहीं। निरोधी विभव पूछ रहा है बाबू, सुन लो। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। आपको बताया गया था कि, सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अभी हमने बताया था कि एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो मैक्सिमम, जो सुनो इलेक्ट्रॉन को ना मैक्सिमम एनर्जी जो मिलता है ना, जो मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस मैक्सिमम एनर्जी तक जाने से रोकने वाला जो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, उसको निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा ना वही निरोधी का विभव हो जाएगा, है ना, वही जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। इसी को हम लोग ए आंसर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी है 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं। तो भाई सुन लो, उस एनर्जी के इक्वल जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग। तो कितना आ जाएगा 1.16, है ना। चलिए 26 में आते हैं बाबू। 26 क्या कह रहा है सुनो, देख लो। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति की इतना विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगा। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी तो पता है 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। और जो एनर्जी है ना कितना है भाई 6.62 जूल है, क्लियर। अब देख लो, फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन जो एच न्यू फॉर्मूला होता है ना वो एक फोटोन का एनर्जी होता है, सिंगल फोटोन का, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर n फोटोन का एनर्जी निकालेंगे तो n इंटू एच न्यू हो जाएगा बाबू, है ना। जब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा E बाई सुन लो h इंटू न्यू, है ना। और E का वैल्यू यहाँ पे देखो पता है, ठीक है, E का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 6.62, है ना। अब यहाँ पर तुम h का वैल्यू पुट करो, जब h का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कितना बताओ, h का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू कितना है बाबू, तो -14 है बाबू यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कहोगे सर 6.63 होता है h का वैल्यू, तो 6.62 क्यों लिए, बिकॉज ना हमको इस दोनों को कट करना है, अगर 3 लेंगे तो कट नहीं कर पाएगा ये। अब 62 और 63 में ज़्यादा फर्क भी नहीं है, पॉइंट के बाद सुन लो, पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है ना तो उस डिजिट में थोड़ा बहुत का चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसको अगर हम कट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा कितना, देख लो 1/10⁻⁻20 हो जाएगा, ठीक है। देख लो -34 में 14 अगर माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो -20 आएगा, और इसी को जब ऊपर ले जाओगे तो +20 आ जाएगा, है ना। तो सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, इसका सी आंसर सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सुन लो। ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड मॉडल 2018 में आया हुआ, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 में। 27 क्या कह रहा है सुनो। अब कह रहा भाई प्रोटॉन का जो विशिष्ट आवेश दिया हुआ है ना और 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी है कि नहीं।
और कह रहा है कि अल्फा कण का विशिष्ट आवेश क्या होगा। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 9.6 इतना कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज अल्फा का पूछ रहा है, क्लियर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक चार्ज का जो बात हो रहा है ना, तो बाबू स्पेसिफिक चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज अगर निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है E/m, है ना, इसी को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्लियर, विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है E/m, है कि नहीं। तो अगर हम लोग प्रोटॉन का बात करेंगे, हम लोग प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, तो प्रोटॉन का हो जाएगा E/2m, सॉरी E/m ही होगा, तो MP कर देते हैं प्रोटॉन का मास, है कि नहीं। क्लियर, अब देख लो, देखो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन क्या हो जाएगा, E/m होता है, तो भाई E/mp, सुनो, बिकॉज प्रोटॉन के केस में तो कोई प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन के केस में जो प्रोटॉन का चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, क्लियर, सबको पता होगा ये बात, है कि नहीं। जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्लियर है। यहाँ पर आप P भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अल्फा का बात करेंगे हम लोग, आपको पता है अल्फा को हम लोग 2He4 भी बोलते हैं, है ना, हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा कहा जाता है, क्लियर। तो बाबू अल्फा के केस में हो जाएगा, देख लो अल्फा का क्या होता है ना, कि अल्फा का जो चार्ज होता है बाबू, ठीक है, वो प्रोटॉन का दुगना हो जाता है, और अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स हो जाता है। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन का 2 टाइम्स और अल्फा का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स, क्लियर। अब देख लो, तो अल्फा के केस में अगर हम निकालेंगे स्पेसिफिक चार्ज तो कितना हो जाएगा, 2E/4mp, है कि नहीं, क्लियर है। अब कह रहा ना कि सुन लो, हाँ, अब अल्फा का पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना, अल्फा का पूछ रहा था। देखो यहाँ से कट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू E/mp, है ना। अब क्वेश्चन में ना E/mp का वैल्यू पता है, देख लो क्वेश्चन में जो है E/mp दिया हुआ है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, देखो E/mp का जो वैल्यू दिया हुआ था, देखो ऊपर में देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देख लो E/mp का जो वैल्यू है ना 9.6 इंटू 10⁻7 है ना, इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻7, और यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, है कि नहीं। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻7, इसको कट करोगे 4.8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी, है ना। यानी आंसर हमारा कौन होगा, सी, है ना, सी इज द राइट आंसर, क्लियर। करना कुछ नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है E/m, प्रोटॉन के लिए जो E/m का वैल्यू है दिया हुआ है इतना, ठीक है। अल्फा का केस में प्रोटॉन का, सुनो अल्फा में क्या होता है भाई, प्रोटॉन इसका जो चार्ज होता है अल्फा का, प्रोटॉन का दुगना और मास प्रोटॉन का 4 गुना, क्लियर। तो हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1/2 और E/mp, और E/mp का वैल्यू पहले से पता है मुझे, देख लो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश पहले से दिया हुआ था, जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू आधा हो जाएगा, यानी कितना 4.8 वाला आंसर आ जाएगा, क्लियर। हाँ देखो ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है ना कि अल्फा का प्रोटॉन का जो है ना विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होगा, है ना, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन विल बी। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, क्लियर। तो भाई देखो किसका किसका पूछ रहा है भाई, अल्फा और प्रोटॉन का, है ना, अल्फा बाई प्रोटॉन, और विशिष्ट आवेश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2E/4mp, और बाई में कितना, E/mp, क्लियर। देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 2E/4mp, और इंटू में mp/e, mp से mp कैंसिल, e से e कैंसिल, कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। देख लो 1/2 इज द राइट आंसर, है ना, आंसर कौन होगा इसका, 1/2, यानी 1:2 आंसर आएगा, क्लियर। कुछ नहीं करना, देख लो अल्फा का जो विशिष्ट आवेश होता है स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा इतना, ठीक है, और प्रोटॉन का इतना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, है कि नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 27, सॉरी 29, है ना। देख लो प्रोटॉन के सतह से टकराने के बाद कितने देर के बाद बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का बात होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग आफ्टर द
photons hit the surface comes out. चलिए क्या करें, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है नहीं। फोटोन के सतह से टकराने के बाद कितने देर के बाद बाहर आ जाता है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, कितने देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये होना चाहिए, है ना। देखो इसमें जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो 10⁻⁻10 सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए फोटोन के सतह से टकराने के बाद, हाँ हाँ देख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। कितने देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द फोटॉन्स हिट द सरफेस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो है ना 10⁻⁻10 सेकेंड के बाद बाहर आ जाता है। क्लियर, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो 30 नंबर क्वेश्चन देख लो। अब द्रव्य तरंग का परिकल्पना किसने किया था, हाइपोथेसाइज्ड मैटर वेव्स, है ना। देखो मैटर वेव्स के बारे में डिब्रोगली ने बताया था, डिब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम आपको पता है, ठीक है। डिब्रोगली ने बताया था कि मैटर के ड्यूअल नेचर होते हैं, है ना, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। क्लियर, तो भाई यहाँ पर आंसर कौन में जाएगा, डिब्रोगली का बात होगा, ठीक है। चलिए 31 क्या कर रहा है बाबू, 31 में, है ना, देख लो भाई। डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य का वैल्यू क्या होता है ना, देखो डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, इसको बोल सकते हैं h/mv, है ना, h/mv, सुन लो बाबू h/mv, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए 32 में आते हैं बाबू। 32 क्या कह रहा है सुनो, और 32 में कह रहा है ना कि भाई विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होगा, इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम पोटेंशियल भी, है ना। अगर किसी पोटेंशियल भी, सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है या कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी भी पोटेंशियल वाले, है ना, फील्ड में अगर मान लो कि वो एक्सेलरेट करता है, क्लियर, तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, सुन लो h/√2qmv। क्लियर, है ना, ये चीज आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। ये आपका डिब्रोगली का वेवलेंथ में बताया जाता है कि अगर किसी भी पोटेंशियल वाले फील्ड में क्यू चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं, क्लियर, त्वरित करवाते हैं, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है त्वरित, है कि नहीं, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है। अगर बात इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो h/, कितना हो जाएगा 2eMv, है ना, यानी हमारा बी आंसर सही यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 में आते हैं बाबू। 33 में क्या कर रहा है सुनो, कह रहा है कि विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन डिब्रोगली का सही मान है ना। डिब्रोगली का सही मान पूछ रहा है यहाँ पे, देख लो। Which of the following has the correct values of de Broglie wavelength lambda for an electron accelerated from the potential difference भी, है ना। ये हो जाएगा आपका 12.26/√v एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं। ये सब बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन का से उठाया गया, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव में ना ज्यादा तुम लॉन्ग टाइम नहीं दे सकते हो, है कि नहीं। जो थ्योरीज पढ़ाया जाता है ना, वो थ्योरी इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई बच्चे जो है ना वहाँ पे कंसंट्रेट करके सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए ध्यान दिएगा। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा डिब्रोगली का गलत सूत्र है ना। देख लो सबसे पहले तो ये सही सूत्र है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मल रिलेशन इज द इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ, है ना। तो डिब्रोगली के लिए ये तो सही है h/mv, है ना, ये भी सही है h/√2me, है ना। और लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कभी भी ना डिब्रोगली का फॉर्मूला 2m/qv के फॉर्म में ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। जब भी h है तो ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से गलत फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। तो भाई जो गलत है वही तो आंसर पूछ रहा है, जो गलत कौन है ना, जो गलत है वही आंसर है। तो गलत कौन है भाई, ये गलत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, है कि नहीं। बाकी आप अपना कमेंट मुझे बताइएगा इसमें, ठीक है। जो बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, तो भाई इसका क्या सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे तो डी हमने लगाया है और डी ही सही आंसर हो गया है इसका, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बात करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 35 में आते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन क्या करे बाबू, सुनो, विभवांतर भी से त्वरित द्रव्यमान m एवं आवेश q कण का डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v, है ना। इसके लिए देखो अभी मैंने बताया था भाई, है ना,
एच वाई रूट टू क्यू एम भी है ना, एच वाई देख लो ये एच वाई है, ठीक है, एच वाई रूट टू क्यू एम भी अभी बताया था, ठीक है। de Broglie वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई रूट अंडर टू क्यू एम भी, यही है de Broglie वेवलेंथ का रियल फॉर्मूला। क्लियर, देख लो अगर वो त्वरित होगा भी विभवांतर में, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेटेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा तब ऐसा होगा, ठीक है, विदाउट पोटेंशियल ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं। क्लियर भाई, चलिए 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो, देखो 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, हाँ बेहतर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं डीपली एकदम, ठीक है, और आप इसको समझिए। चलो क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू कि एक फोटोन का ऊर्जा ई है, ठीक है, और प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा के बराबर है कि नहीं, और माना कि लेमडा वन फोटोन का de Broglie तरंग दैर्ध्य, चलो ठीक है, और लेमडा टू प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि लेमडा वन बाई लेमडा टू का अनुपात क्या होगा। लेमडा देखो यहाँ पर दो तरह का तरंग दैर्ध्य है, लेमडा वन और लेमडा टू, है ना, लेमडा वन भी तरंग दैर्ध्य है, लेमडा टू भी तरंग दैर्ध्य है। क्लियर, लेकिन लेमडा वन जो है ना प्रोटॉन का है भाई, और लेमडा टू किसका है ना, लेमडा टू जो है ना प्रोटॉन का है। क्या क्या बोल रहा है, हाँ दोनों, लैम्डा वन जो है ना फोटोन का है, ठीक है, लैम्डा वन किसका है, फोटोन का। पहले इसको पकड़ लो तुम एक बार, क्वेश्चन यही नहीं समझ में आ रहा है कि किसका कौन है। देख लो फोटोन का जो है ना लैम्डा वन तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, और प्रोटॉन का जो है ना बाबू लैम्डा टू है। दो पार्टिकल का बात हो रहा है, ठीक है, और फोटोन एंड प्रोटॉन। क्लियर, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन, है ना। सपोज लैम्डा वन इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, है ना, लैम्डा वन प्रोटॉन का है। चलिए लैम्डा वन जो है प्रोटॉन का है, उल्टा लिख दिया हम लोग, है ना। देख लो लैम्डा वन किसका है, प्रोटॉन का है, लैम्डा टू किसका है, फोटोन का है। देख लो भाई सुनो, लैम्डा वन इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लैम्डा वन है ना, एंड लैम्डा टू इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्या क्या लिख दिया है भाई, और थोड़ा सा क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, de Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज लैम्डा वन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज लैम्डा टू, है ना। चलिए de Broglie वेवलेंथ लैम्डा वन है प्रोटॉन का, ठीक है, दोनों प्रोटॉन का ही बात हो रहा है, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन हो रहे थे बार बार, है ना, क्योंकि हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ देख लो de Broglie वेवलेंथ लैम्डा वन है बाबू, और वेवलेंथ खाली जो है ना लैम्डा टू है। क्लियर, de Broglie वेवलेंथ लैम्डा वन है, वेवलेंथ कितना है, लैम्डा टू है कि नहीं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो इधर थोड़ा सा क्वेश्चंस में मेरे अकॉर्डिंग कुछ गलत है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, है ना। चलिए हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं, है ना, आंसर लाने का प्रयास करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे ना बात अगर हो रहा है फोटोन का बात कर रहा है शुरू में, ठीक है, ठीक है, देख लो, है ना, फोटोन की बात कर रहा था, है कि नहीं। चलिए अच्छा बताओ, लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है फोटोन के लिए, तो लैम्डा वन का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, है ना, सिंस पी बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई लैम्डा, तो लैम्डा निकालोगे कितना हो जाएगा, एच बाई पी, है ना, तो लैम्डा वन कितना हो जाएगा, एच बाई एम भी। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए सिंस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, हाफ एम ई स्क्वायर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, सुन लो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी के इक्वल है। देख लो यहाँ लिख रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, है ना, और यहाँ से अगर वी स्क्वायर निकालेंगे ना बाबू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, टू ई बाई एम,
देख लो भाई, इसलिए भी कितना होगा, रूट अंडर 2e/m, है कि नहीं, क्लियर। सो लैम्डा वन का जब बात करेंगे हम लोग, है ना, सुन लो, सो लैम्डा वन अगर निकालेंगे हम लोग तो लैम्डा वन कितना आया था, h/m भी, तो यहाँ से h/m इंटू भी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, भी कितना आया, रूट अंडर 2e/m, है कि नहीं। देखिए, तो बाबू यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा वन कितना आ जाएगा बताओ, h बाई, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2e m² बाई m, m से m कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, h बाई रूट अंडर 2me। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन, है ना, लैम्डा वन का ही वैल्यू है। देखो यहाँ से हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है, और पी का फॉर्मूला h बाई लैम्डा है ना, तो लैम्डा वन यहाँ से निकालेंगे h बाई पी, क्लियर, क्योंकि लैम्डा वन मान लिया है पहला का, है कि नहीं। देख लो, ये इसका अभी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो लैम्डा टू का जब बात करेंगे हम लोग, लैम्डा टू के लिए, तो लैम्डा टू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लैम्डा टू बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, सुन लो, और लैम्डा टू का बात हो रहा है ना, तो एच सी बाई पी, ठीक है। देख लो ई बराबर फॉर्मूला, सिंस देख लो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, सिंस ई का फॉर्मूला जो होता है ना एच सी बाई लैम्डा होता है बाबू, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, एच सी बाई ई, है कि नहीं, है ना, इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा टू अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग बाबू, ठीक है, लैम्डा वन तो निकल गया यहाँ, है ना, लैम्डा वन कितना आ गया, एच बाई रूट अंडर 2me, क्लियर। अब देख लो, और यहाँ पे देख लो लैम्डा टू का जब बात करेंगे हम लोग, तो एच की बाई फॉर्मूला ई होता है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो, ध्यान दो, तो यहाँ पे बाबू सुनो, हमको रेशियो निकालना है किसका किसका, लैम्डा वन और लैम्डा टू का, है कि नहीं। लैम्डा वन बाई लैम्डा टू अगर करेंगे हम लोग कितना आएगा बताओ, लैम्डा वन तो इतना आ गया था एच बाई रूट अंडर 2me, और बाई लैम्डा टू कितना आया था, एच सी बाई ई, क्लियर। तो एच से एच तो कैंसिल हो गया, है कि नहीं, और ई चला जाएगा ऊपर, देख लो ई ऊपर चला जाएगा, है ना, ई देखो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ई बाई कितना, है ना, रूट अंडर सी इंटू 2me, क्लियर। ये अलग है, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज किया हम लोग, है कि नहीं। अब देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। अब देख लो, ये हो जाएगा कितना, ई बाई, सुन लो, ऐसे करते हैं इसको, 1/c इंटू रूट अंडर, है ना, ई स्क्वायर बाई 2me, तो ई से ही कैंसिल हो गया, है कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे कितना बच गया, 1/c रूट अंडर ई बाई 2m, है ना। देख लो, देखो हम लोग का जो रिलेशन निकालना था ना, ई के बीच निकालना था, ई के बीच, है कि नहीं। देख लो, अब यहाँ से हम कह सकते हैं, देख लो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये लैम्डा वन बाई लैम्डा टू का आ रहा है, देख लो भाई, लैम्डा वन बाई लैम्डा टू बराबर कितना आ गया, 1/c, और लिख सकते हैं ई का पावर 1/2, ठीक है, और बाई में रूट 2m। अब कह रहा था कि भाई लैम्डा वन बाई लैम्डा टू का जो रिलेशन है ना, ई के साथ क्या है, देख लो ई के साथ पूछ रहा था रिलेशन, है कि नहीं, ई के साथ, क्लियर। तो ई के साथ जो रिलेशन होगा ना, देख लो ये हो जाएगा सी आंसर, है ना, ई का पावर 1/2, है ना। देख लो फिर से एक बार थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है, ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। और कह रहा है कि लैम्डा वन बराबर एच बाई पी होगा, क्लियर, पी का फॉर्मूला एम बी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं, क्लियर। आप देख लो, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना एनर्जी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ई, यानी सुनो, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं, ध्यान दो भाई। तो दोनों का बात हो रहा है यहाँ पे, फोटोन का ही बात हो रहा है, ठीक है, फोटोन का बात हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो, अब यहाँ पर देख लो भी निकाल लेंगे, रूट अंडर 2e/e आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा का फॉर्मूला सुनो, लैम्डा वन अगर हमको बात करना था, लैम्डा वन की फॉर्मूला h/m भी आ गया था, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया ना, भी का वैल्यू पुट कर दिया भाई, रूट 2e/m, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, एम को अंदर ले चल गए, सुन लो, जैसे ही एम को अंदर ले जाओगे ना, रूट के बाहर था ना, तो जैसे ही एम को अंदर ले जाओगे बाबू, सुन लो, जैसे ही एम को अंदर ले जाओगे ना,
तो एम को अंदर ले जाने पे क्या होगा कि ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो गया, एच बाई रूट टू ये भी बच गया। अब लेमडा टू का बात हो रहा है, देख लो तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई बराबर एस सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। ई बराबर एस सी बाई लेमडा, क्लियर। ये एस सी बाई लेमडा है तो ई लेमडा कितना हो जाएगा, एस सी बाई ई, है कि नहीं। तो यहाँ पर एस सी बाई यू करोगे ना तो लेमडा वन बाई लेमडा टू निकालोगे भाई, तो अब बताओ लेमडा वन का तो हम वैल्यू निकाले थे इतना, लेमडा टू इतना आ गया था। अब बताओ एस से एच कैंसिल हो गया, ई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया है कि नहीं, क्लियर। अब देखो ई बाई सी इंटू रूट अंडर टू एम, है ना। इसी के बराबर देखो ये हो गया वन बाई सी इंटू, अब ई से ई कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा, ठीक है। जब लेमडा वन में लेमडा टू निकालेंगे ना तो वन बाई सी ई का रूट में चुकी है तो ई का पर वन बाई टू हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर है ना। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली तुम देखो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना उसको सॉल्व नहीं किया आता है, तुम डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, है ना। ये मतलब पूछता भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है और बार बार आता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। हाँ ये क्वेश्चन एक बार आप थोड़ा सा अच्छा से समझ लो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था ना, आप इसको एक बार सही से देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद तुम सॉल्व करोगे, ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सुन लो। कह रहा है किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी तरंग की लंबाई क्या होगा, है ना। तरंग लंबाई का मतलब तरंग दैर्घ्य, है ना। कहीं भी अगर तरंग लंबाई पूछ रहा है तो वो वेवलेंथ का काम करेगा, तरंग दैर्घ्य को ही तरंग लंबाई कहते हैं, क्लियर। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, हाउ मच विल इट्स वेवलेंथ बी मल्टीप्लाइड, क्लियर। देख लो भाई, अब देख लो तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच बाई लैम्डा, क्लियर। यानी पी जो है ना इनवर्सली किसका प्रोपोर्शनल है, लैम्डा का। तो अगर हम यहाँ से पी वन बाई पी टू निकालेंगे हम लोग, है ना, पी वन बाई पी टू अगर निकालेंगे बाबू, ये हो जाएगा लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, उल्टा होगा, ठीक है। देख लो बिकॉज जो लैम्डा है ना पी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब पी वन बाई पी टू का बात होगा यहाँ पे तो लैम्डा टू बाई लैम्डा वन का बात हो जाएगा, यानी दोनों का रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो वन ऊपर तो टू नीचे, यहाँ पर टू ऊपर वन नीचे, दोनों का रिलेशन उल्टा हो गया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पहले मोमेंटम पी था मान लेते हैं, अब बाद में दुगना हो गया, है ना, डबल हो गया, ठीक है। देख लो किसी कण का संवेग दुगना हो गया, है ना, तो मोमेंटम डबल हो गया, पहले पी था बाद में टू पी हो गया। तो लैम्डा टू अब आई, पहले तो लैम्डा ना था मोमेंटम, या लैम्डा वन ही मान सकते हो, है कि नहीं। पहले लैम्डा वन था बाद में लैम्डा टू हो गया, क्लियर। देख लो यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई सुनो किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम था दुगना कर दिया जाता है, तो पहले कुछ होगा ना भाई, पहले मोमेंटम पी मान लेते हैं बाद में दुगना हो गया, पहले लैम्डा वन था बाद में लैम्डा टू हो गया, क्लियर। तो पी से पी कैंसिल हो गया, लैम्डा टू अगर निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा वन बाई टू, है ना, लैम्डा वन बाई कितना टू आ जाएगा, देख लो भाई। तो लैम्डा वन मतलब जो पहले का जो वेवलेंथ था ना उसका हाफ हो गया, ठीक है। जो नया जो आपका वेवलेंथ हुआ तो लैम्डा टू जो हुआ, तो वो जो पहले का जो वेवलेंथ था बाबू लैम्डा वन का हाफ हो गया, तो आंसर कौन होगा, हाफ, ये आंसर होगा, क्लियर। चलिए 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। कह रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड देन द ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। देख लो सबसे पहले जो तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, जो वेवलेंथ होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेग का, क्लियर। देख लो जो वेवलेंथ है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग का, है ना। तरंग दैर्घ्य जो होता है बाबू, जो वेवलेंथ होता है वो वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी वेग अगर बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, वेग अगर बढ़ा दोगे ना तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर, है ना। इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें बाबू, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है सुनो। प्रोटॉन और अल्फा कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा यदि उसकी गति ऊर्जा समान हो, है ना। देख लो सबसे पहले तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है ना लैम्डा का एच बाई रूट अंडर टू एम ई, क्लियर। तो जब लैम्डा का निकालेंगे प्रोटॉन के लिए तो एच बाई रूट अंडर टू एम पी इंटू ई, क्लियर। चलो लैम्डा का जब अल्फा का बात करेंगे तो एच बाई रूट अंडर टू इंटू, और सुनो अल्फा के केस में जो मास होता है ना वो 4 टाइम्स हो जाता है, प्रोटॉन का 4 टाइम्स, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 एम पी इंटू ई, अब चूंकि ई तो सेम ही है
काइनेटिक ई क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ई है। यहाँ के भी लिख सकते हैं, ठीक है, के लिखिए चाहे ई लिखिए, तो वो तो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। √2 km भी हो सकता है, √2m भी हो सकता है, ठीक है भाई, है ना। यहाँ पर ई को हम के भी मान सकते हैं, देख लो बात दोनों बराबर होगा, और दोनों का के सेम है, देख लो जितना प्रोटॉन का के होगा उतना आपका अल्फा का भी के है कि नहीं। और दोनों का क्या कर रहा है, सुनो, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा बराबर अगर निकालेंगे हम लोग, है ना, हो जाएगा कितना, h/√2mp इंटू ई, और बाई में कितना, h/√2 इंटू 4mp इंटू ई। क्लियर, h से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mp से mp कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/1/1/√4, है ना। ये हो गया कितना, 1/1/1/2, दो आंसर आना चाहिए, 2/1, है ना, यानी आंसर कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। क्लियर, 2:1, देख लो इसका आंसर ये आना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, देख लो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, ई को हम लोग के भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुन लो, देखो यहाँ पर के भी लिख सकते हो, खुद देखो ऊपर में लिख दिए हैं, ठीक है। और देख लो के जो, सुनो, जो प्रोटॉन का के होगा ना वही लैम्डा का भी के हो जाएगा, सॉरी जो अल्फा का के वही हो जाएगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है कि नहीं। लेकिन अल्फा का जो मास है ना वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, कुछ नहीं करना है, इसका मास mp था तो इसका 4mp हो गया, है कि नहीं। अब करना कुछ नहीं है, देख लो दोनों को हम लोग दोनों का रेशियो निकालना है बाबू, तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा करेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में, है ना। देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ। चलिए, डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह था, है ना, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वाज वेरीफाइड बाय द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज, है ना। तो डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उसमें बताओ, उसमें जो बात हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया था, है ना। तो यहाँ पे सुनो, डेविसन जर्मर का जो प्रयोग था उसमें तो इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल ही मान सकते हैं कि नहीं, है ना, पार्टिकल पे ही बात किया गया था, पार्टिकल नेचर पे, ठीक है, डेविसन जर्मर प्रयोग में, ठीक है। क्लियर, डेविसन जर्मर प्रयोग में, चलो, और ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या नाम है, आइंस्टीन ने माना था शायद इलेक्ट्रॉन पार्टिकल माना था, तो डेविसन जर्मर में, चलो यहाँ पर इसका जो आंसर है ना ये हो जाएगा भाई तरंग, है ना, तरंग प्रकृति हो जाएगा, है ना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, वेव नेचर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जो सुनो, जो आइंस्टीन ने जो अपना बताया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कर्ण प्रकृति का बात हुआ था, प्लैंक ने कर्ण माना था, ठीक है, डेविसन जर्मर में तरंग प्रकृति होगा। क्लियर, तो ये बाबू ये था हमारा एटम्स चैप्टर का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स, है ना, इसको हम हॉट कह सकते हैं, हॉट ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स, है ना, और एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप सॉल्व कर लो और जाके एटम का क्वेश्चन बना के आ जाओ घर में, है ना। चलिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चों को धन्यवाद, थैंक्स।